चलिए आज इतिहास के एक ऐसे दौर की बात करते हैं, एक ऐसा दौर जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था समझिए घुटनों पर आ गई थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महामंदी की, एक ऐसी घटना जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इस संकट की गहराई को समझने के लिए बस इस एक नंबर पर गौर कीजिए, 25%। सोचिए, किसी भी देश में हर 4 काम करने वालों में से एक एक इंसान अचानक बेरोजगार हो जाए। यही हकीकत थी 1933 में अमेरिका की। तो ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये लाखों करोड़ों लोगों की टूटी हुई उम्मीदों की कहानी है। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? देखिए, ये सिर्फ शेयर बाजार का गिरना नहीं था। नहीं, ये तो एक चेन रिएक्शन था, एक डोमिनो इफेक्ट। और आज हम यही समझने वाले हैं कि कैसे एक एक करके ये डोमिनो गिरते गए और अपने साथ पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को नीचे खींचते चले गए। तो चलिए कहानी शुरू से शुरू करते हैं। इसकी जड़ें हैं रोरिंग 20s में, यानी 1920 का वो दशक जब चारों तरफ जबरदस्त उम्मीद और तेजी का माहौल था। लेकिन इस दौर का अंत बहुत ही अचानक और भयानक हुआ। और फिर आया वो हफ्ता, अक्टूबर 1929 का। बस कुछ ही दिनों के अंदर, मतलब सिर्फ एक हफ्ते के भीतर, पूरा का पूरा शेयर बाजार ताश के पत्तों की तरह ढह गया। गिरावट इतनी तेज थी, इतनी भयानक कि किसी को संभलने का या सोचने तक का मौका ही नहीं मिला। सब कुछ बस आंखों के सामने तबाह हो रहा था। हाँ, एक बात साफ कर दें, ये जो शेयर बाजार का क्रैश था, ये खुद में महामंदी नहीं थी। नहीं, ये तो बस पहला डोमिनो था, वो पहली चिंगारी थी। क्योंकि 1929 से 1932 तक सिर्फ 3 सालों में बाजार ने अपनी कीमत का लगभग 90% हिस्सा खो दिया। मतलब सब कुछ जीरो हो गया था। तो पहला डोमिनो तो गिर चुका था, लेकिन जैसा मैंने कहा, यह तो बस शुरुआत थी। वॉल स्ट्रीट में जो आग लगी थी, उसकी लपटें अब आम आदमी के घर तक पहुंचने वाली थी। 9000, ये नंबर देखिए, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये उन बैंकों की संख्या है जो 1930 के दशक में दिवालिया हो गए, मतलब बंद हो गए। और इसका सीधा सीधा मतलब यह था कि लाखों परिवारों की उनकी जिंदगी भर की जमा पूंजी एक झटके में हवा हो गई। और यहीं से शुरू हुआ एक बहुत ही खतरनाक दुष्चक्र, जिसे अर्थशास्त्री कहते हैं डेट डिफ्लेशन स्पाइरल। अब यह है क्या? इसे ऐसे समझिए, लोगों पर कर्ज था तो उन्होंने घबराकर अपनी संपत्ति, अपने एसेट्स बेचना शुरू कर दिया। जब सब लोग बेचने लगे तो बाजार से पैसा गायब होने लगा। पैसा कम हुआ तो चीजों की कीमतें और गिर गईं। अब यहीं पर सबसे बड़ी मुश्किल थी, चीजों की कीमतें तो गिर गईं, लेकिन जो कर्ज था वो तो उतना का उतना ही रहा। तो असल में लोगों का कर्ज और भी भारी हो गया। ये एक ऐसा जाल था जिससे निकलना लगभग नामुमकिन था। ये एक बहुत ही अजीब, एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन थी। जैसा कि अर्थशास्त्री एविंग फिशर ने कहा, कर्जदार जितना ज्यादा चुका रहे थे, उन पर उतना ही ज्यादा कर्ज चढ़ता जा रहा था। मतलब लोग कर्ज से निकलने की जितनी कोशिश कर रहे थे, वो उतना ही उसमें धंसते जा रहे थे। और उन सब की यही कोशिश मिलकर पूरी अर्थव्यवस्था को डुबो रही थी। और ये संकट सिर्फ अमेरिका तक ही सीमित नहीं रहा, ये एक वैश्विक आर्थिक महामारी बन गया। ये डोमिनो इफेक्ट अब समंदर पार कर चुका था, और यह फैला 2 तरीकों से, व्यापार और फाइनेंस के जरिए। और इसका असर कितना भयानक था, ये आंकड़े खुद बताते हैं। चाहे अमेरिका हो, यूके हो, फ्रांस हो या जर्मनी, हर बड़े औद्योगिक देश में प्रोडक्शन, विदेशी व्यापार, रोजगार, सब कुछ एक साथ बुरी तरह से गिर गया। तबाही हर जगह थी। तो सवाल यह है कि यह आग पूरी दुनिया में फैली कैसे? इसके 2 बड़े कारण थे। पहला, एक तरह का ट्रेड वॉर। अमेरिका ने दूसरे देशों के सामान पर टैक्स बढ़ाया, तो जवाब में उन्होंने भी ऐसा ही किया। नतीजा, पूरी दुनिया का व्यापार ठप पड़ गया। लेकिन दूसरा कारण वो ज्यादा जटिल और ज्यादा खतरनाक था, और वो था उस वक्त का फाइनेंशियल सिस्टम। और इस सिस्टम की जड़ में था गोल्ड स्टैंडर्ड। इसे ऐसे समझिए कि ये एक ऐसा नियम था जिसने दुनिया के सभी देशों की करेंसी को सोने से बांध रखा था। मतलब हर देश का पैसा सोने से जुड़ा था। इसका नतीजा ये हुआ कि अगर एक देश की अर्थव्यवस्था डूबती तो इस गोल्ड स्टैंडर्ड की वजह से वो बाकी देशों को भी अपने साथ नीचे खींच लेती थी। ये एक तरह से आर्थिक बीमारी फैलाने वाला कंडक्टर बन गया था। तो आखिर ये सब हुआ क्यों? क्या थी इसकी असली वजह? देखिए, दशकों बाद भी आज भी अर्थशास्त्री इस पर बहस करते हैं, लेकिन मोटे तौर पर 2 बड़ी थ्योरी सामने आती हैं। तो ये बहस आखिर है क्या? देखिए, एक तरफ है कीनेशियन विचार वाले, जो कहते हैं कि असली समस्या डिमांड की थी। मतलब लोगों ने डर के मारे पैसा खर्च करना और निवेश करना ही बंद कर दिया था। दूसरी तरफ है मॉनेटरिस्ट, जो कहते हैं कि नहीं, असली समस्या मनी सप्लाई की थी। मतलब अर्थव्यवस्था में पैसा ही नहीं बचा था। दोनों की वजह अलग अलग हैं, लेकिन एक बात पर दोनों सहमत हैं कि उस वक्त की सरकारों और सेंट्रल बैंकों ने जो कदम उठाए वो पूरी तरह से नाकाफी थे। तो फिर सवाल यह है कि यह दौर खत्म कैसे हुआ? इस अंधेरी सुरंग से दुनिया बाहर कैसे निकली? देखिए, वापसी का रास्ता बहुत लंबा और मुश्किल था, और इसकी शुरुआत तब हुई जब देशों ने उन पुराने नियमों को तोड़ना शुरू किया जिन्होंने उन्हें इस जाल में फंसाया था। और वो सबसे बड़ा नियम क्या था? वही गोल्ड स्टैंडर्ड। और डेटा बिल्कुल साफ दिखाता है, जिस देश ने जितनी जल्दी इस गोल्ड स्टैंडर्ड को छोड़ा, वो उतनी ही जल्दी रिकवर करने लगा। ब्रिटेन ने 1931 में इसे छोड़ दिया और वो जल्दी संभल गया। अमेरिका ने 1933 में छोड़ा और वहीं से उसकी रिकवरी की शुरुआत हुई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ तुरंत ठीक हो गया। बिल्कुल नहीं। न्यू डील जैसी बड़ी बड़ी सरकारी योजनाओं के बावजूद बेरोजगारी पूरे 1930 के दशक में बहुत ज्यादा बनी रही। जैसा कि ये चार्ट दिखाता है, 1933 में 25% के पीक से नीचे आने की रफ्तार बहुत बहुत धीमी थी। तो फिर इस महामंदी का असली और आखिरी अंत कैसे हुआ? सच तो यह है कि इसका अंत हुआ दूसरे विश्व युद्ध की वजह से। युद्ध के लिए जो जबरदस्त सरकारी खर्च हुआ और जो बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन शुरू हुआ, उसी ने बची खुची बेरोजगारी को खत्म किया और इस एक दशक लंबे आर्थिक संकट पर पूरी तरह से रोक लगाई। और यहीं पर आके हम एक बहुत ही गंभीर सवाल पर रुकते हैं कि महामंदी का अंत एक विश्व युद्ध ने किया, तो आज के दौर में जब आर्थिक संकट आते हैं तो इस घटना से क्या सबक लिए जा सकते हैं? यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इतने गहरे आर्थिक जाल से निकलना कितना मुश्किल हो सकता है और किन असाधारण परिस्थितियों में ही इससे बाहर निकला जा सका।